हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक नई टॉपिक एटॉमिक मास की। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ये एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास कितना होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम का मास क्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन का वन एटम का हम मास नंबर क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है? वन। अब यही जो होता है ना, एक एटम का मास होता है, इसका यूनिट क्या होता है? 1 AMU। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? AMU। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU होता है। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? कार्बन के एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन का एक एटम का मास क्या हो जाएगा? 12 AMU। जैसे कि अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? जो भी उसका मास नंबर जैसे कि 14 है उसको AMU में लिख देंगे। AMU। अब देखिए AMU ही U के इक्वल होता है। अब AMU क्या है? AMU जो है ये एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। U क्या है? U को ही यूनिफाइड मास बोलते हैं। यूनिफाइड मास। अब जैसे कि हम सल्फर का एक एटम का मास लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सल्फर का एटॉमिक मास। सल्फर के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? जो भी उसका मास नंबर है, सल्फर का मास नंबर 32 है, उसको AMU में लिख देना है। अब जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का मास नंबर में देखना है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? ऑक्सीजन का जो मास नंबर है, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। उसको AMU में लिख देंगे तो वो उसका मास नंबर हो जाएगा। ये इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। अब जैसे कि हमें फास्फोरस को देखना है, फास्फोरस को का मास नंबर कितना होता है? 31। यदि हम इसमें AMU लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फास्फोरस का एटॉमिक मास हो जाएगा। अब ये AMU किसके इक्वल होता है? ये AMU जो है ये इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम्स। देखिए एक कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, इसका वन, इसको हम लोग 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये अभी 2 पार्ट्स में हुआ है। यदि इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये ज़्यादा हो। यदि हमने इसमें 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, 12 पार्ट्स के एक छोटे से पार्ट को लेंगे, उसका जो मास होगा उसके इक्वल होगा क्या? 1 AMU। मतलब 1 AMU को सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट है। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है? देखिए अब जैसे कि कोई भी, जैसे कि एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आइसोटोप ये है, इसका मास M1 है, आइसोटोप B है, सब आइसोटोप A है, इसका मास M2 है। सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए जो नेचर में पाया जाता है उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज अबंडेंस, कितना वो पाया जाता है। मान लीजिए इसका x1% पाया जाता है नेचर में, इसका x2% पाया जाता है। ये क्या है? परसेंटेज अबंडेंस। ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये परसेंटेज अबंडेंस है। ये x3% है। ठीक है, ऐसे यदि और भी है, A4 A5 है, यदि है ये M3 M4 है, आगे है तो फिर हम लोग कुछ इस टाइप से लेंगे। अब देखिए हम कैलकुलेशन करते टाइम क्लोरीन का मास क्या लेंगे? 35 या 37? ऐसे केस में अब एक प्रॉब्लम आता है। फिर हम क्या करेंगे? इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। क्लोरीन का क्या निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। और ये एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका मास M1 है और उसका परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, M1 X1। वैसे ही सेकेंड आइसोटोप का M2 X2, थर्ड आइसोटोप का M3 X3, फोर्थ आइसोटोप का ऐसे चलता जाएगा ना। और नीचे डिवाइड कर देंगे क्या हम लोग? टोटल 100 से। टोटल 100 से भी डिवाइड कर देंगे, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको 100 से नहीं, हम टोटल टोटल परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। टोटल परसेंटेज क्या हो जाएगा? देखिए यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? x1 प्लस x2, जो भी परसेंटेज है x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट, ये सबको ऐड करके कितना आएगा? 100। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। ऐसे चलता जाएगा। तो इसको टोटल किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से।
इसको ये ज़्यादा बेटर समझ आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि क्लोरीन का दो आइसोटोप है, ठीक है। वो पूछा है हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालो जिसमें परसेंटेज अबंडेंस क्लोरीन 35 का 75% है और क्लोरीन 37 का 25% है। वो क्या बोल रहा है, क्लोरीन एक 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है। फर्स्ट वाले का परसेंटेज कितना है 20, सॉरी फर्स्ट वाले का परसेंटेज है 75%, सेकेंड वाले का परसेंटेज है 25%। अब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। हम उधर आगे वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसका दो ही आइसोटोप्स है। तो m1x1, m1x1 मतलब क्या, 35 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, प्लस m2x2, 37 m2 है, x2 कितना है 25, इसको टोटल किससे डिवाइड कर देंगे 100 से। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 35.5 ये हो जाएगा क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या हो जाएगा क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए अब यहाँ पे भी बाद में क्या आ रहा है एटॉमिक मास, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। यदि 30 ये कितना होगा 35.5 क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्लोरीन का मास क्या लेते हैं 35.5, ये होता है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए डिफरेंट दूसरा टर्म आता है मोलिकुलर मास। अभी मोलिकुलर मास क्या है, हाइड्रोजन क्या है एक एटम है, H2 क्या है एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्या है एक एटम है, तो इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया एटॉमिक मास, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन एक एटम है इसलिए हमने डिफाइन किया क्या एटॉमिक मास। H2 एक मॉलिक्यूल है इसलिए हमने क्या डिफाइन किया मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही ऑक्सीजन एक एटम है, इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन O2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस जो है ये क्या है मॉलिक्यूल है, ये क्या है एक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। O3 क्या है एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, वो क्या होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है। अब देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास। यूनिट क्या होगा, यूनिट सेम ही रहेगा, ठीक है। यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास कितना बोला 1 AMU, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने क्या बोला 1 AMU। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन है, तो इसका एटम इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 AMU, ठीक है। अब देखिए 1 AMU को हम लोग 1U भी लिख सकते हैं, 2 AMU को 2U भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था कि 1 AMU जो होता है इक्वल होता है किसके 1U के। AMU क्या है एटॉमिक मास यूनिट, U क्या है यूनिफाइड मास। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 16 कितना हो जाएगा 32 AMU, ठीक है। अब यहाँ पे वो तीन ऑक्सीजन है, क्या करेंगे 3 × 16 कर देंगे, क्या हो जाएगा 48 AMU, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास। अब देखिए कार्बन क्या है एक एटम है, हाइड्रोजन भी क्या है एक एटम है। कार्बन का हम एटॉमिक मास क्या बोलेंगे 12 AMU, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या बोलेंगे 1 AMU। अब यदि ये दोनों आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल CH4 बना दिया, क्या बना दिया एक CH4, CH4 में एक से ज़्यादा एटम है इसलिए ये क्या है एक मॉलिक्यूल है। तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, हम इसके एटॉमिक मास की बात नहीं करेंगे, हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाए कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है एक कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना एक, तो कितना हो जाएगा 12 × 4 + 1 कितना हो जाएगा 16। ये अब देखिए 16 हो गया। हम क्या बात करेंगे इसका भी यूनिट किस में लेंगे AMU में ही लेंगे या फिर U में लेंगे, तो क्या होगा 16 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हम, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक मॉलिक्यूल है। कार्बन अपने आप में एक एटम होगा, यदि एक कार्बन है तो वो एटम है, ऑक्सीजन अकेले है तो वो एक एटम है, लेकिन CO2 क्या एक मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एटम मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी किसकी बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, दो ऑक्सीजन है तो 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 44, यूनिट क्या हो जाएगा ये AMU, है ना। दूसरा H2SO4,
H2SO4 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। H2 ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट में है ये नंबर ऑफ एटम्स बताता है। दो एटम है किसके, हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का एटम मास कितना 1 प्लस एक सल्फर है, सल्फर का कितना 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का है तो 4 इंटू 16, इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो 98 AMU आ जाएगा। जिसे अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 का होल 2, यही होता है, ये है यूरिया। ये क्या है यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हम इससे क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, है ना। कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या है, एक कार्बन है, कार्बन का मास कितना 12, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना, एटॉमिक मास 16। अब देखिए NH2 है, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस, ये क्या होगा प्लस, है ना, यहाँ पे आएगा प्लस, ये प्लस, और देखिए इसका डबल है, NH2 का होल 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, NH2 नाइट्रोजन का कितना 14, दो हाइड्रोजन है 2 इंटू 1, इसका 2 टाइम्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 AMU। तो हम लोग यूरिया का मोलिकुलर मास कितना बोलेंगे 60 AMU। दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसमें क्या क्या है, कार्बन 6 कार्बन है तो 6 इंटू एक कार्बन का मास कितना 12, 12 हाइड्रोजन है 12 इंटू 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है 6 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 AMU आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग क्या ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर हम लोग ले सकते हैं क्या दूसरा HNO3, एक एसिड ले, ठीक है। HNO3 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, इसमें क्या क्या, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना एक, नाइट्रोजन का मास कितना 14, तीन ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16 ऐड करेंगे तो 63 AMU। ये क्या हो जाएगा HNO3 का मोलिकुलर मास। और दूसरा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे कि सिंपल Cl2 ही ले लेते हैं। Cl2 का मोलिकुलर मास कितना, देखिए इसमें दो क्लोरीन है, दो इंटू क्लोरीन का कितना हो जाएगा मास, क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71 AMU। नेक्स्ट हम लोग NH3 अमोनिया, ये भी तो एक मॉलिक्यूल है ना, कैसे, इसमें एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना 14, तीन हाइड्रोजन है 3 इंटू 1 14 प्लस 3 17 AMU हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं हम लोग CH4, CH4 कार्बन का मास कितना 12, चार हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16 AMU। ये क्या है, ये सब हाइड्रोजन, ये सब जो है मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, हम किसी के रिलेटिव में बात करते हैं, ठीक है। और ये रिलेटिव में किसके रिलेटिव में 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम के रिलेटिव में बात करते हैं। देखिए सिंपल में बताऊं तो एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, कार्बन एटम का मास या फिर एक कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 AMU, एक कार्बन एटम का 12 AMU। यदि हम इसका कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें, हम लोग इसको रिलेटिव एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में REM लिख रहे हैं, तो फिर देखिए फॉर्मूले से क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक एटम का मास कितना 12 अपॉन 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 AMU। यही क्या है 1 AMU। ये कार्बन का एटम यहाँ पे AMU आएगा और नीचे भी 1 AMU आएगा, तो AMU से AMU कैंसिल, बचेगा क्या 12। कार्बन एटम का मास कितना था 12 AMU, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 12, जो मास था वही रह जा रहा है, बस यूनिट खत्म हो जा रहा है। ऐसे हम लोग हाइड्रोजन एटम की मास करेंगे, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सेम जो इसका मास नंबर है वही, या फिर एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1 AMU। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे तो यूनिट नहीं लिखेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है O2, O2 लेते हैं, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32, 32 जाएगा ना। या फिर यदि ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम की बात, यदि हम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास 16 AMU। सॉरी, हम इसमें यूनिट की बात नहीं करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। या फिर हम लोग सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ना इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
अब जैसे कि हम कैल्शियम कैल्शियम एटम की बात करें, कैल्शियम एटम में कितना प्रोटॉन है 20, न्यूट्रॉन भी कितना है 20, तो फिर इसका हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बोलेंगे, इसका 20 + 20 40, तो ये हो जाएगा आंसर है ना। थैंक यू।